समझती हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डरावनी फिल्में देखना पसंद नहीं होता, लेकिन मैं उनके बिना नहीं रह सकती। या फिर कहूँ तो पहले तक तो ऐसा ही था। मैं इतनी बड़ी फैन थी कि मुझे जो भी डरावनी फिल्म मिले मैं उसे देख लिया करती थी। पहले मैं ये सब अकेले किया करती थी, लेकिन उसके बाद मैं डैनियल और एंथनी से मिली, जिन्हें मेरी ही तरह या फिर आप समझ लीजिए कि मुझसे भी ज्यादा वो फिल्में पसंद थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे अंदर इन फिल्मों को देखने का मजा खत्म सा होने लगा, और तभी डैनियल ने हमारे आगे एक प्रस्ताव रखा। गाइस, क्या तुम इन सभी चीजों का खुद से अनुभव करना चाहोगे? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि बाहर जाना, ऐसी जगहें ढूंढना जहां भूत प्रेत की कहानियां सुनी हो। तो मैंने लगता कि इसमें बहुत मजा आएगा। ये तो सुनने में ठीक वैसे ही लगता है जैसे हम चाहते हैं। हाँ, चलो ये करते हैं। और इसी तरह हमने खाली बिल्डिंग्स, बेसमेंट, छत पर बने कमरे, कब्रिस्तान और हर वो जगह जाना शुरू कर दिया जहां भूत प्रेत होने की संभावना होती है। यहाँ तक कि हम अपने साथ साथ कैमरा भी ले जाते थे, ताकि अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम कुछ चीजों को रिकॉर्ड भी कर लें। हम तीनों को एक साथ ऐसे अजीब जगहों पर घूमने में बहुत मजा आता था, लेकिन अब सब कुछ अलग हो चुका है। पिछले महीने जो हमारे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता उसके बाद मैं ये सब दोबारा कर पाऊंगी। शनिवार की सुबह का वक्त था। डैनियल, एंथनी और मैं कई हफ्तों पहले इस जगह पर जाने का तय कर चुके थे, और आखिरकार वो दिन आ चुका था, इसलिए हम बहुत उत्सुक थे। वो लोग मेरे घर आए और हम वहां पर रात होने तक रुके। आधी रात होने के बाद हम सब डैनियल की गाड़ी में बैठे और उस जगह जाने के लिए निकल गए। हम बस वहां पहुंच ही गए हैं। ऐसा कहने के कुछ ही मिनट बाद मेरे दोस्त ने अपनी गाड़ी धीरे कर दी और आखिरकार अपनी गाड़ी हाईवे के साइड पर जंगलों के पास लगा दी। जैसे ही हम सब बाहर निकले, हमने अपने अपने बैग टांगे, फ्लैशलाइट उठाई और जंगल के अंदर चलने लगे। उस टाइम तक वहां बहुत अंधेरा हो चुका था और काफी ठंड भी बढ़ चुकी थी, लेकिन हम हमेशा की तरह पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन उसके बावजूद मुझे करीब आधे घंटे तक चलने के बाद थोड़ा अजीब महसूस होने लगा। आसपास कोई भी बिल्डिंग नहीं दिख रही थी। डैनियल, क्या वो जगह इतनी दूर होने वाली थी? तुमने हमें कभी बताया नहीं कि पहुंचने में इतना वक्त लगेगा। टेंशन मत लो जैन। उसके जवाब से मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ कोई जगह है? हद हो गई जैन, जाहिर है कि मुझे यकीन है। अगर तुम कह रहे हो तो, लेकिन गाइस, क्या हुआ एंथनी? मैं अपने दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़ी। वो अपने बैग में बहुत ही बेसब्री से कुछ ढूंढ रहा था। मैं कैमरा नहीं लाया। क्या तुम लाए हो? मुझे यकीन है कि हमने तुम्हें लाने को कहा था। मुझे विश्वास है कि मैं लाया था। शायद मैं बस उस गाड़ी में भूल गया हूँ। मैं जाकर ढूंढता हूँ। ओके, ठीक है। जैसा ही हम उस जगह पर पहुंचेंगे मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। हाँ ठीक है। डैनियल और मैं कुछ देर और चलते रहे, जब तक हमें कुछ दूरी पर एक ढांचा नहीं दिख गया। वो दिखने में एक छोटा सफेद रंग का घर दिख रहा था। ये पक्का वही है। मैं एंथनी को बता देता हूँ। जैसे जैसे मैं उस जगह के पास जाती गई, मुझे उसकी बारीकियों को पता चलता गया। जाहिर सी बात है कि वो गंदा था और उस पर पेड़ उग रहे थे। जो खिड़की हमें सामने से दिख रही थी वो टूटी हुई थी। वो घर भी बाकी सभी पुराने और खाली घरों जैसा ही दिख रहा था। जैन, मैंने चलते चलते उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान उस घर पर कुछ ज्यादा ही था। हाँ, रुको, सुनो। एंथनी के पास मेरा मैसेज नहीं जा रहा। क्या? देखो। मेरे दोस्त ने मुझे अपना सेलफोन दिखाया और जो वो कह रहा था उसका सबूत ठीक मेरे सामने था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसमें चिंता करने की कोई बात है, इसलिए मैं वापस मुड़कर घर को देखने लगी। हो सकता है उसके फोन में सिग्नल ना आ रहा हो। बस इस बात का मतलब नहीं बनता। मेरे फोन में सिग्नल आ रहे हैं जैन। इससे पहले कि मैं फिर से डैनियल को जवाब देती, उस घर की खिड़की से मैंने एक परछाई को हिलते हुए देखा। क्या तुमने वो देखा? वहां जरूर कुछ है। आओ देखे। रुको जैन। अपने फ्लैशलाइट को उस जगह पर घुमाते हुए मैं लंबी लंबी घासों से भागकर गुजरते हुए उस घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैंने जमीन पर रखी कुछ चीजों को देखा, मैं पीछे हो गई। वहां सफेद चादर के नीचे कुछ था और उसके पास मोमबत्तियां जलाई हुई थी। ये क्या मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस जगह की परिस्थिति बदल गई थी। वो कोई असाधारण घटना नहीं थी, बल्कि वहां कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। मैं उस घर से कुछ इंच की दूरी पर खड़ी थी और मैंने अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया और मैं खुद को संभाल नहीं पाई और चिल्लाई। ये क्या था? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया जैन? जब मुझे पता चला कि वो डैनियल था, तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब मुझे और डर लगने लगा, क्योंकि मैंने चिल्लाकर वहां शोर मचा दिया था। जल्द ही मैं डर के मारे जोर जोर से सांसें लेने लगी, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। जैन, क्या हुआ? यहाँ कुछ है। मेरा दोस्त उस जगह के करीब जाने लगा। जैसे वो पीछे हुआ, मैं समझ गई कि उसने भी देख लिया है। ओह माय गॉड! चलो
यहाँ से चले डैनियल। रुको, क्या पता किसी को मदद की जरूरत हो, हमें फौरन पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। मैंने उसे अपनी पैंट्स की एक जेब से फोन निकालते हुए देखा, लेकिन उसने कुछ ही सेकंड्स में उसे वापस रख दिया। मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। मेरा दोस्त उस घर के और करीब जाने लगा। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यही रुको, मैं बस देख कर आता हूँ कि आखिर उसके नीचे क्या है, फिर हम यहाँ से चलेंगे। मैं उसे रोक नहीं पाई। मैं बस डैनियल को उस कमरे के अंदर जाते हुए देखती रही। वो अपना एक हाथ सफेद चादर के पास ले गया, लेकिन इससे पहले कि वो उस चादर को हटा पाता, एक शख्स हमारे सामने आ गया। वो एक मुस्कुराती हुई औरत। वो जवान नहीं लग रही थी, लेकिन वो बूढ़ी भी नहीं लग रही थी। उसके बाल बहुत ही लंबे थे और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। हाय, तब तक डैनियल ने उस औरत को देख लिया था। क्या तुम्हें पसंद आया जो मैंने किया है? ये बहुत अच्छा दिखता है ना? मुझे यकीन है ये काम कर जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या है ये? मुझे यकीन है कि तुम लोगों को ये पता है ना? आखिरकार तुम यहाँ आए हो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? जरूर इसकी कोई वजह रही होगी। तुम यहाँ आना चाहते थे। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी को बुलाने वाली हूँ। मैं उन्हें इस दुनिया में वापस ले आऊंगी। इसके नीचे क्या है? मेरा दोस्त एक बार फिर अपने हाथ को उस चादर के पास ले गया। उसे मत छूना, तुम सब खराब कर दोगे। उसे मत छूना। उस औरत ने डैनियल की बाजू पकड़ ली ताकि वो उस चादर के नीचे क्या है ना देख पाए। डैनियल! अनजाने में मैं उनके करीब जाने लगी, लेकिन मैं अब भी उस बिल्डिंग के बाहर थी। दूर हटो! उस हाथापाई में डैनियल ने उस औरत को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। क्योंकि मैं डैनियल के करीब खड़ी थी, इसलिए मैं देख सकती थी कि उस औरत ने डैनियल की बाजू पर खरोंच के निशान डाल दिए। आखिरकार उसने उस चादर को हटा दिया और तब हमें उसका चेहरा नजर आया। उसके नीचे एंथनी था। उसकी आंखें बंद थी, उसका चेहरा फीका पड़ चुका था और उसे देखकर लग रहा था कि वो सांस नहीं ले रहा है। मुझे आज तक ठीक से नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ था। डैनियल ने मुझे बताया कि हम दोनों एक साथ बहुत दूर तक चलते रहे, जहां जाकर हमें हमारे फोन का सिग्नल मिला और उसने पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन जब वो लोग उस घर पर वापस गए तो वो औरत कहीं नहीं थी। अगले दिन हम अपने दोस्त के अंतिम संस्कार पर गए, लेकिन मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वो मर चुका है। मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि उस रात वो उस पागल औरत के हाथों का शिकार हो गया, जिसे पुलिस अब तक ढूंढ रही है। एक हाइकर की जिंदगी आसान नहीं होती। हम खुद को साहसी मानते हैं। हमें अपनी जिंदगी हद से आगे बढ़कर जीने का मन करता है। हम जंगलों में जंगली जानवरों के आगे और अनजान लोगों के साथ रूबरू होते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत से खतरों का सामना किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भी कहानियां क्यों ना बताएं। उनमें से किसी ने भी ऐसी घटना का सामना नहीं किया था जो मैंने उस दिन किया। मेरे आगे कोई जंगली जानवर नहीं आया, ना ही मैंने खतरनाक झरने को पार किया और ना ही मैं जंगल में खोया। उस दिन मेरी जिंदगी किसी और आदमी के हाथ थी। वो जंगल बाकी सभी जंगलों से बहुत अलग था। वहां काफी कम जानवर थे, जो कि मैं पहले भी अनुभव कर चुका हूं। उस दिन मुझे बाकी कई दिनों से काफी बेहतर महसूस हो रहा था, इसलिए जब मैंने जंगल को पार करना शुरू किया तो मैं और भी खुल गया और एक अलग रास्ते पर चलने लगा। मैं जानता था कि मुझे ये रास्ता याद रहेगा। मैं बहुत ही अनुभवी हाइकर हूं और मैं जंगलों के रास्ते को अच्छे से समझता हूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने थोड़ी दूरी पर कुछ ऐसा देखा जिसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मेरे सामने दिख रहे पेड़ों के बीच कुछ सफेद रंग का लगा हुआ था। वो मेरी साहसिक भावना थी या मेरे सामान्य ज्ञान की कमी? मैं उस चीज की जांच करने आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी से मुझे इतना अंदाजा तो हो गया था कि वो चीज पेड़ों पर लगी थी, वो कागज थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये यहां क्यों लगे थे। मैंने अपना कैमरा निकाला और अपनी खोज की वीडियो बनाने लगा, बिना इस बात की भनक के कि मुझे आगे क्या मिलने वाला है। मैंने उनमें से एक कागज को लिया और जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसे पढ़ते पढ़ते मेरा शरीर कांपने लगा। वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि लापता लोगों के इश्तिहार थे। क्या ये? मैं उस पूरी जगह की वीडियो बनाता रहा और मैंने देखा कि उन पेड़ों के पीछे किसी का टेंट लगा हुआ था। अचानक मेरे कैमरे की बैटरी चली गई और वो बंद हो गया। ओके, तो ये सिग्नल है इस बात का कि मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। नहीं,
मुझे लगता है कि एकदम सही समय है तुम्हारा यहाँ रुकने के लिए। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैं हैरानी में जमीन पर गिर गया। एक आदमी मेरे ठीक पीछे खड़ा था। इस आदमी के हाथ में कोई हथियार नहीं था, एक चाकू तक नहीं, लेकिन उसके चेहरे में कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से मैं कुछ भी करने से डर गया। वो आदमी कम से कम 2.5 मीटर लंबा था। उसका शरीर काफी लंबा, लचीला और डरावना था। उसके लंबे गंदे नाखून उसके हाथ के साथ साथ घूम रहे थे, जैसे वो मेरी एक गलती का इंतजार कर रहा हो ताकि वो मुझ पर कूद सके। तुम काफी जिज्ञासा से भरे लगते हो बच्चे। क्या तुम मेरे साथ मेरे कैंप में चलोगे? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको दोबारा यहाँ कभी नहीं दिखूंगा। शांत हो जाओ, मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। मैं तो सिर्फ बात करना चाहता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो से ज्यादा तो मुझे उसकी आखिरी बात सुनकर डर लगने लगा। इस आदमी में बहुत आत्मविश्वास था और वहीं दूसरी तरफ मैं बहुत डरा हुआ। इसके साथ आनाकानी करना भारी पड़ सकता था। ना ही मुझे लड़ना आता था और ना ही मेरे शरीर में इतनी जान थी। मैं डर के मारे ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखा शेर एक चूहे के पीछे पड़ा हो, और वो भी ये बात जानता था। बिना उससे कोई भी बहस किए मैं उसकी बात मानने लगा और उसके आगे आगे उसके कैंप की तरफ चलने लगा। मुझसे डरो मत बच्चे, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मेरा शरीर और मुस्कान जरूरत से ज्यादा बड़े हैं। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पर विश्वास है। हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। उसकी खतरनाक शक्ल और टूटे फूटे दांतों के बीच से आती मुस्कान से ही मैं बता सकता था कि वो मुझे मारने वाला है। ठीक है, मुझे अपना सेल फोन और वॉलेट दे दो। बिना उसे किसी भी तरह की लड़ाई में पड़े मैंने चुपचाप उसे अपना सामान दे दिया। मेरे पास एक आइडिया है फ्रैंक। क्या तुमने कभी ट्रुथ और डेयर खेला है? हाँ, वेल तुम जानते हो मैं अर्जेंटीना में पैदा हुआ था। मेरे देश में हम इसे ट्रुथ और कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। आज हम वही खेलेंगे, लेकिन हम सिर्फ ट्रुथ ही चुन सकते हैं। अगर ये बॉटल मेरी तरफ 3 बार आई तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या फिर ये बॉटल 3 बार तुम्हारी तरफ आई तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। तुम शुरू करो। घबराया हुआ लेकिन पूरी आज्ञा के साथ मैंने उसकी बात सुनी और बॉटल घुमाई। वो पहले उस पर आई। पूछो, क्या इन लोगों के लापता होने का कारण तुम हो? इन सभी के। अब मेरी बारी। आज तुम्हारा दिन अच्छा है। क्या वो लोग यहीं दफनाए हुए हैं? मैंने थोड़ी और राहत के साथ पूछा, इस उम्मीद के साथ कि अगर एक बार और ये बॉटल उसकी तरफ आई तो शायद वो मुझे यहां से जाने देगा। तुम्हारे अंदर कितनी जिज्ञासा है। नहीं, वो यहां नहीं। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने उन्हें कहां दफनाया है। तुम्हें अपने कैमरे में जो वीडियो बनाई है तुम उसका क्या करोगे? मैं झूठ मत बोलना। मैं उसे इंटरनेट पर अपलोड करने वाला था। अब तुम्हारी बारी। मैंने उस घूमती हुई बोतल को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि यह चालाकी मेरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन जब वो बोतल मेरे ऊपर आकर रुकी तो मुझे इस बात का अफसोस हुआ, शायद तुम उतने भी खुशनसीब नहीं हो। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। ये तुम्हारी माँ और बहन की फोटो है ना? शैतानी मुस्कान के साथ उसने मुझे मेरे फोन की एक फोटो दिखाई। प्लीज नहीं। मैं उस बोतल से दूर हट गया और उस आदमी के पैरों पर गिरकर रोने लगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, उन्हें कुछ मत करना। अगर तुम मर गए तो मैं किसे मारूं? तुम्हारी मॉम को या तुम्हारी बहन को? नहीं, सुनो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरी मॉम को। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने चुन लिया। वो भी यही चाहेंगी। अगर तुम हार गए तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। अब वक्त आ गया है कि देखा जाए तुम्हारी किस्मत में क्या है बच्चे। बोतल घूमती रही और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली।
मैं नतीजा नहीं देख सकता था। जब वो पागल आदमी जोर जोर से हंस रहा था तो मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आंख खोलने की कोशिश की और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो बॉटल उसकी तरफ आई थी। क्या तुम मुझे जाने दोगे? एक शर्त पर। क्या? अपने सवाल का इस्तेमाल करो, मुझसे पूछो कि अगर ये बॉटल तुम्हारी तरफ आई होती तो मैं क्या करता। उसका चेहरा बदल चुका था, उसकी मुस्कान ढल चुकी थी और उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा और निर्दयता दिखाई दे रही थी। तो क्या हुआ होता? मैं फौरन तुम्हारे ऊपर कूद गया होता, मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए होते और अपने गंदे नाखून तुम्हारे पेट में घुसाड़ दिए होते। उसके बाद मैं तुम्हारे पेट में छेद कर चुका होता, वो भी सिर्फ अपने हाथों की मदद से, और उसके बाद मैं अपने बचे हुए दांतों से तुम्हारे अंग खा जाता। लेकिन तुम जीत गए हो, इसलिए तुम जा सकते हो। अभी भी डरकर मैं कांपते हुए खड़ा हुआ और चलने लगा। एक बड़ी परछाई मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। वैसे मैं तुम्हारा वॉलेट और सेलफोन अपने पास रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दो। तुम जब भी यहां आना चाहो आ सकते हो, लेकिन अगर मैंने यहां एक भी पुलिस वाला देखा, जो भी मैंने कहा वो मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा, और उसके बाद तुम्हारी बहन के साथ भी, समझे? जी। जैसे ही मैंने जवाब दिया वो परछाई गायब हो गई। मैंने ये देखने की भी कोशिश नहीं की कि वो मेरे पीछे है या नहीं। मैं बस रोते रोते चलता रहा जब तक मैं सड़क के किनारे नहीं आ गया। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी जुबान रखी और उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। उसके बाद मैंने अपनी सभी चीजें बेच दी और अपनी मॉम और बहन के साथ वो देश छोड़कर चला गया। मैंने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया और उस दिन के बाद से मैं अब भी एक हाइकर हूँ, लेकिन अब मैं हमेशा अपने साथ हथियार रखता हूँ और कई सारे लोगों के साथ ही जाता हूँ।